घर में दुख का माहौल है। कुछ लोग रो रहे हैं। हम देखते हैं सुरेश और रमेश के पिताजी की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ है। रमेश और सुरेश गांव के बड़े साहूकार के बच्चे थे। उनके पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हुआ था। सुरेश रमेश का बड़ा भाई था और रमेश बहुत आज्ञाकारी था। पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी और देख भाई रमेश, पिताजी ने लिखा है कि उनकी जायदाद हम आपस में आधी आधी बांट लें। मुझे ज्यादा लालच नहीं है, इसलिए मैं घर रख लेता हूँ और तू खेत रख ले। तुझे आमदनी का जरिया भी मिल जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। भले ही सुरेश नेक दिल का सुनाई देता है, पर वो बड़ा शातिर है। उसे पता है कि सारी संपत्ति तो घर में है और उन पैसों से वो बहुत कुछ कर सकता है। आपका दिल तो बहुत बड़ा है भैया। साहूकारी की 13वीं होते ही सुरेश रमेश को घर से निकाल देता है। देख भाई, मुझे ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर अब क्योंकि मेरे पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, मैं तुझे नहीं संभाल पाऊंगा। तू देख ले कि अपना गुजारा कैसे कर सकता है। मुझे माफ करना भाई। भैया आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। रमेश खेत में किसानी करते हुए दिखता है। दिन बदलते जाते हैं और बरसात होने लगती है। रमेश अगले ही दिन से खेत में जी लगाकर मेहनत करता है, पर कटाई के महीने में थोड़ा समय है और रमेश की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। उसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है और बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। रमेश सुरेश के घर में उससे बात कर रहा है। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर घर में जगह नहीं है। मैंने पैसों के लिए घर का तहखाना बेच दिया है, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो गोदाम सस्ते में बेच दूंगा। पर भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम अपने खेत मुझे बेच सकते हो। इस बार की फसल तुम्हारी। रमेश को पता नहीं था कि ये उसके भाई की चाल थी। उसके भाई को सस्ते में अपने पिता की पूरी जायदाद मिल गई, वो भी सिर्फ एक गोदाम के घाटे में। गोदाम एकदम खंडर जैसा है, चारों बाजू धूल ही धूल है और उसमें सिर्फ एक बड़ा सा बक्सा पड़ा है। भैया कितने अच्छे हैं। अब इस गोदाम में मैं ही रह लूंगा और कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाएगा यहाँ। रमेश पूरे गोदाम की साफ सफाई करता है, टूटी हुई दीवारें ठीक करता है। कुछ समय बीतते ही पूरा गोदाम नए जैसा हो जाता है। रमेश बक्सा उठाता है और उसे देखने लगता है। ये बक्सा पुराना लगता है, हो ना हो ये पिताजी की निशानी होगी। बक्से के अंदर रमेश को 2 बीज मिलते हैं। ये तो पिताजी की निशानी लगती है। अच्छा यही होगा कि मैं इस बीज को गाड़ दूं। जब इसमें से पेड़ उगेगा तो 7 पुश्तों के लिए ये एक पिताजी की यादगार निशानी बन जाएगी। रमेश उनमें से एक बीज बो देता है। अगले ही दिन वो बीज एक चमकने वाला पौधा बन जाता है और उस पर एक फल भी उगा होता है। हो ना हो ये एक जादुई पौधा है। रमेश फल तोड़ता है और उसमें से एक जिन निकल आता है। किसने मेरा जादुई फल खाया? जो भी मेरा फल खाएगा वो अपने कर्मों का फल पाएगा। माफ करना जिन जी, मुझे नहीं पता था कि ये आपका फल है। ये तो मेरे पिताजी के दिए बीज से उगा था। तुम में उस नेक दिल साहूकार की झलक है जिसने मुझे आजाद किया था। मेरे पिताजी ने आपकी मदद की थी? हाँ, उन्होंने मुझे एक बोतल से आजाद किया था और मैंने उन्हें ढेर सारा सोना और ये 2 बीज दिए थे। अगर तुम उनके बेटे हो तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारा दिल देखना चाहता हूँ। मतलब? जिन कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वहीं रमेश के सीने से सुनहरी रोशनी आती है, मानो उसका दिल चमक रहा हो। तुम्हारा दिल तो सोने का है। तुम्हें मैं एक खास उपहार देता हूँ। जिन गायब हो जाता है और आधा गोदाम भर सोने के सिक्के छोड़ जाता है। रमेश ने जिंदगी में कभी इतना सोना एक साथ नहीं देखा था, पर लालच ना करते हुए वो इस सोने को अपने नए कारोबार में लगाकर अपने पिता की तरह एक बहुत बड़ा साहूकार बन जाता है और बचे हुए सोने से वो गरीबों की मदद करने लगता है। ये सब देख सुरेश हक्का बक्का हो जाता है। एक दिन वो रमेश के ऑफिस पहुंचता है। भैया आपको मेरा नया ऑफिस कैसा लगा? बहुत सुंदर है।
पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? लॉटरी निकली है क्या? रमेश सुरेश को जिन की पूरी कहानी बताता है। तो वो दूसरा बीज मेरा हुआ। पिताजी की जायदाद हम भाइयों में आधी आधी बटी थी, तो ये भी आधा आधा बटेगा। रमेश सुरेश को वो बीज दे देता है। सुरेश भी बीज गाड़ता है और अगले दिन फल खा लेता है। एक जिन सुरेश के सामने प्रकट होता है। ओ फल के जिन, मैं साहूकार का बेटा हूँ और मेरा दिल साफ है। लाओ मेरा सोना दो। जिन की आंखें फिर चमकने लगती हैं और सुरेश की छाती से अंगार निकलता है। तुम्हारे दिल में बुराई भरी है और तुमने अपने भाई को धोखा भी दिया है। तुम्हें सजा मिलती है। अगर तुमने 24 घंटे में अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं किया तो तुम भी जिन बन जाओगे। आया बड़ा मुझे जिन बनाने वाला। मेरे पास पहले ही बहुत पैसे हैं, नहीं चाहिए तुम्हारा तोहफा। सुरेश जिन की बात नहीं मानता है और ऐश की जिंदगी जीने लगता है। अगली सुबह वो उठता है तो पाता है कि वो एक जिन बन चुका है। वहाँ पौधे का जिन आता है और उसे एक बोतल में कैद कर देता है। आज की सीख, सच्चाई इंसान को ऊंचाइयों पर बिठाती है और लालच हमेशा मुसीबत लाती है।